पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। यह अध्याय इस विशिष्ट प्रश्न पर केंद्रित है कि कोई भी फर्म किस प्रकार ये निर्णय लेती है कितना उत्पादन। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर किसी भी प्रकार के विरल या अविवादित नहीं है, अपितु कुछ हद तक इस पर अतार्किक धारणा पर आधारित है कि फर्म कठोर रूप में लाभ अधिकतमकर्ता की भूमिका में होती है। इस आधार पर बाजार में किसी फर्म का निर्गत आउटपुट और विक्रय लाभ अधिकतमीकरण के अनुपात के अनुरूप होता है। यह भी माना जाता है कि कोई भी फर्म जो कुछ भी उत्पादित करती है उसे बाजार में बेचा जाता है। इसके लिए निर्गत एवं बेची गई मात्रा शब्दों पर परस्पर उपयोग किया जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की समस्या का विश्लेषण करने के क्रम में हमें उस बाजार जिसमें फर्म कार्य करती है के वातावरण का विश्लेषण करना आवश्यक है। इसके लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा नामक बाजार वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में निम्नलिखित पारिभाषिक लक्षण होते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। सूचनाएं पूर्ण होती हैं। संप्राप्ति वह होता है जो संप्राप्ति वह धन है जो समान व्यावसायिक कार्यों से उत्पन्न होता है। इसकी गणना औसत कीमत की बेची गई वस्तुओं की संख्या से गुणा करके की जाती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य में एक फर्म की संप्राप्ति स्थिति काफी हद तक मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर तय होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत संप्राप्ति अवधारणाओं और उनके निहितार्थों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। कीमत निर्धारण तंत्र फर्म अपने माल की किसी भी मात्रा को बाजार कीमत पर या उससे कम पर बेच सकती है। हालांकि बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित करना अतार्किक है, क्योंकि फर्म अपने सभी उत्पादन को बाजार कीमत पर बेच सकती है। कुल संप्रांति प्रायः उत्पादित और बेची गई वस्तुओं की कीमत बाजार कीमत P तथा मात्रा Q की गुणनफल से प्राप्त होता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है TR/Q × P। उदाहरण के लिए एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में 10 रुपये प्रति बॉक्स की कीमत वाली मोमबत्तियों से 2 बक्से बेचने से कुल राजस्व 20 रुपये होगा। कुल संप्राप्ति वक्र जैसा कि चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। कुल संप्राप्ति वक्र अर्जित संप्राप्ति y अक्ष पर की तुलना में बेची गई मात्रा x अक्ष पर को दर्शाता है। कुल संप्राप्ति वक्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। शून्य निर्गत आउटपुट कुल संप्राप्ति की शून्य होता है। अंततः कुल संप्राप्ति वक्र बिंदु 0 से गुजरता है। यदि बाजार कीमत स्थिर है तो वक्र एक सीधी ऊपर की ओर जाने वाली रेखा को दर्शाता है। जब निर्गत आउटपुट एक इकाई होती है तो इस सीधी रेखा की प्रवणता बाजार कीमत के बराबर होती है, जिसका अनुमान ऊर्ध्वाधर ऊंचाई AQ से क्षैतिज दूरी OQ1 के अनुपात में दर्शाता है। औसत संप्राप्ति एक फर्म की औसत संप्राप्ति को
प्रति इकाई निर्गत आउटपुट आधारित कुल राजस्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे AR बराबर Q AR बराबर P के रूप में व्यक्त किया गया है। यह विवादित है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए औसत संप्रांतीय बाजार कीमत के बराबर होता है। चित्र 4.2 एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार निम्नलिखित बिंदुएं प्रमुख बिंदुओं को दर्शाया के रूप में दर्शाता है। एक क्षैतिज रेखा एक क्षैतिज कीमत बाजार कीमत P बराबर y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है, जो औसत संप्रांतीय AR वक्र का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो किसी दिए गए निर्गत आउटपुट के लिए AR बराबर P को दर्शाती है। यह कीमत रेखा पूर्णतः लोचदार मांग वक्र का प्रतीक है, जो बाजार कीमत पर किसी भी मात्रा को बेचने की फर्म की क्षमता को दर्शाती है। विभिन्न निर्गत आउटपुट स्तरों पर कीमत रेखा की स्थिरता निरंतर बाजार कीमत पर जोर देती है, जो ऐसे बाजार तंत्र में फर्मों की कीमत स्वीकार व्यवहार को रेखांकित करती है। कीमत रेखा और मांग वक्र। कीमत रेखा, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत औसत संप्रांतीय वक्र का पर्याय है, y अक्ष पर बाजार कीमत स्तर पर एक क्षैतिज सीधी रेखा है, जो एक फर्म के लिए पूर्ण लोचदार वक्र मांग वक्र को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि एक फर्म किसी भी मात्रा में वस्तु बाजार कीमत पर बेच सकती है। सीमांत संप्राप्ति किसी फर्म की सीमांत संप्राप्ति MR को फर्म की निर्गत आउटपुट में प्रति इकाई वृद्धि के लिए कुल संप्राप्ति वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की मात्रा में आए परिवर्तन से विभाजित करके इस प्रकार व्यक्त की जाती है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां फर्म का निर्गत आउटपुट Q0 से बढ़कर Q0+1 हो जाता है। बाजार कीमत P को देखते हुए ध्यान दें MR बराबर निर्गत Q+1 से TR माइनस निर्गत Q से TR बराबर P Q0+1 माइनस PQ0 बराबर P। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सीमांत राजस्व बाजार कीमत के बराबर होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए MR बराबर AR बराबर P। उदाहरण के लिए मोमबत्तियों के 2 और 3 बक्से बेचने की कीमत कम से 20 रुपये 30 रुपये के कुल राजस्व के साथ एक अतिरिक्त बक्से बेचने की सीमांत राजस्व 10 रुपये है, तो बाजार कीमत के बराबर है। यह संयोग नहीं है, बल्कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में अंतर निहित है, जहां MR बराबर AR बराबर P। बाजार कीमत के साथ सीमांत संप्राप्ति का संगत होना सहज है। जब कोई फर्म निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई बेचती है, तो कुल संप्राप्ति में वृद्धि या सीमांत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। लाभ अधिकतमीकरण का अर्थ सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत को बराबर रखने के लिए उचित रणनीति का उपयोग करके व्यावसायिक फर्मों द्वारा लाभ उठाना है। लाभ अधिकतमीकरण फर्मों का एक मूल लक्ष्य है, जो उनके निर्गत आउटपुट और बिक्री से जुड़े निर्गत निर्णयों को प्रेरित करता है। किसी फर्म का लाभ उसके कुल संप्राप्ति TR है और कुल उत्पादन लागत TC के बीच के अंतर से निर्धारित होता है, जिसे TR माइनस TC के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह अंतर फर्म की लागत के निव्वल लाभ को दर्शाता है। इसका उद्देश्य वह मात्रा TQ ज्ञात करना है जिस पर लाभ अधिकतम होता है। यहाँ बताया गया है कि फर्म इस उद्देश्य को कैसे पूर्ण करती है। इस लाभ अधिकतमीकरण की मात्रा TQ
P जीरो है, Q जीरो पर फर्म का लाभ अपने शिखर पर पहुंच जाता है। किसी भी अन्य मात्रा के परिणाम स्वरूप Q जीरो की तुलना में कम लाभ होगा। लाभ अधिकतमीकरण के लिए शर्तें। लाभ अधिकतम होने पर Q जीरो पर 3 प्रमुख शर्तें पूरी होनी चाहिए। कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। कीमत P सीमांत लागत MC के बराबर होनी चाहिए। सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। Q जीरो पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होनी चाहिए। कीमत और औसत लागत संबंध। अल्पकालिक सीमांत कीमत औसत परिवर्तनीय लागत P औसत ABC से अधिक होनी चाहिए। दीर्घकालिक कीमत औसत लागत P से ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। स्थिति 1 कुल संप्राप्ति और कुल लागत का अंतर होता है। निर्गत संप्राप्ति और लागत के बीच संबंध है। निर्गत किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा उत्पादित की जाती है, जबकि लागत किसी वस्तु की कीमत या किसी वस्तु का भुगतान करने या खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि है। निर्गत का स्तर बढ़ने पर कुल संप्राप्ति और कुल लागत दोनों में वृद्धि होती है। निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि पर कुल संप्राप्ति में परिवर्तन को सीमांत संप्राप्ति MR कहा जाता है, जबकि निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि पर कुल लागत में परिवर्तन को सीमांत लागत MC कहा जाता है। केस 1 जब तक सीमांत लागत MR सीमांत लागत MC से अधिक है तब तक लाभ बढ़ता रहेगा। केस 2 इसके विपरीत सीमांत लागत MR MC से कम है तो लाभ घट जाएगा। लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति। लाभ निर्गत के उस स्तर पर अधिकतम होता है जिसे हमने Q जीरो के रूप में दर्शाया है, जहाँ सीमांत राजस्व MR सीमांत लागत MC के बराबर होता है, अर्थात MR बराबर QMC। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार परिदृश्य में यह स्थापित हो जाता है कि सीमांत राजस्व MR उत्पाद की कीमत QP के बराबर है। इसलिए लाभ अधिकतम करने वाला निर्गत स्तर आउटपुट लेवल वह है जहां कीमत P सीमांत लागत MC के बराबर होती है, अर्थात P बराबर MC। स्थिति 2 लाभ अधिकतमीकरण के लिए दूसरी स्थिति यह है कि निर्गत स्तर आउटपुट लेवल धनात्मक हो। लाभ अधिकतम करने के लिए निर्गत स्तर आउटपुट लेवल पर सीमांत लागत वक्र की प्रवणता पर ध्यान केंद्रित किया जाता। सीमांत लागत वक्र प्रवणता का महत्व यह दर्शाता है कि लाभ अधिकतम करने वाले निर्गत स्तर आउटपुट लेवल पर सीमांत लागत वक्र की प्रवणता का झुकाव नीचे की ओर होना संभव नहीं है। रेखाचित्र 4.3 में निर्गत स्तर Q1 और Q4 पर ध्यान दें। निर्गत स्तर Q1 और Q4 दोनों का बाजार सीमांत लागत के बराबर। हालांकि निर्गत स्तर Q1 पर सीमांत लागत वक्र की प्रवणता नीचे की ओर होती है, जिसे लाभ अधिकतमीकरण के साथ असंगत माना गया है। Q1 से थोड़ा बाईं ओर सभी निर्गत स्तरों के लिए बाजार कीमत सीमांत लागत से कम होती है। स्थिति 1 में दिए गए तर्क के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि स्थिति 2 में निर्गत स्तर पर फर्म का लाभ Q1 की तुलना में थोड़ा कम है, जो निर्गत स्तर
Q1 पर लाभ से अधिक है। स्थिति 3 लाभ अधिकतम करने वाला निर्गत स्तर निर्गत स्तर निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब यह अल्पकाल और दीर्घकाल में अलग अलग प्रभावों के साथ सकारात्मक होता है। अल्पकालीन परिदृश्य स्थिति 1 रेखाचित्र 4.1 दिखाए गए देखिए, जहां कीमत औसत परिवर्ती लागत से अधिक या बराबर है। अभिकथन यह है कि जब लाभ अधिकतम करने वाली फर्म उस निर्गत स्तर आउटपुट लेवल पर उत्पादन प्रोडक्शन करने से बचने का प्रयास करेगी, जिस पर बाजार कीमत अल्पकाल में औसत परिवर्ती लागत ABC से नीचे चली जाती है। निर्गत स्तर Q1 पर विश्लेषण। निर्गत स्तर Q1 पर बाजार कीमत ABC से कम है। Q1 पर कुल संप्राप्ति TR की गणना कीमत गुणे मात्रा प्राइस गुणे क्वांटिटी के रूप में की जाती है, जिसे आगत OPQ1 के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया जाता है। Q1 पर कुल परिवर्ती लागत TBC की गणना को औसत परिवर्ती लागत गुणे आगत OEBQ1 का क्षेत्रफल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गुणे द एवरेज ऑफ रेक्टेंगल OEBQ के रूप में दर्शाया गया है। Q1 पर फर्म का लाभ TR माइनस TBC प्लस TFC दिया गया है, जिसका अर्थ है कि आयत OQAQ1 है OPAQ1 का क्षेत्रफल माइनस आगत OPBQ1 का क्षेत्रफल माइनस आगत OPAQ1 का क्षेत्रफल माइनस आगत OEBQ1 का क्षेत्रफल माइनस TFC। शून्य निर्गत पर लाभ की तुलना। शून्य निर्गत पर TR और TBC दोनों शून्य है, जिसके परिणाम स्वरूप TFC का लाभ होता है। हालांकि Q1 पर आगत OPAQ1 का क्षेत्रफल आगत OEBQ1 के क्षेत्रफल से काफ़ी कम है, जिससे EBAP का क्षेत्रफल माइनस ABAP का क्षेत्रफल माइनस TFC का क्षेत्रफल होता है, जो कि शून्य निर्गत पर होने वाले लाभ से कम है। दीर्घकाल परिदृश्य केस 2 कीमत औसत लागत से अधिक या बराबर। चित्र 4.5 देखें। दीर्घकालिक परिदृश्य के लिए अभिकथन यह है कि लाभ अधिकतम करने वाली फर्म उस निर्गत स्तर पर उत्पादन आउटपुट नहीं करेगी जिस पर बाजार कीमत औसत लागत AC से कम है। निर्गत स्तर Q1 का विश्लेषण करें तो निर्गत स्तर Q1 पर बाजार कीमत P दीर्घकालिक और औसत लागत AC से कम है। Q1 पर कुल राजस्व TR की गणना कीमत गुणे मात्रा के रूप में की जाती है, जिसे OPAQ1 औसत के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया गया है। Q1 बराबर कुल लागत TC की गणना और औसत लागत गुणे मात्रा के रूप में की जाती है, जिसे आयत OEBQ1 आगत के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया गया है। लाभ तथा हानि विश्लेषण। चूंकि OEBQ1 आगत TC को दर्शाने वाला का क्षेत्रफल OPAQ1 आगत TR को दर्शाने वाला के क्षेत्रफल से अधिक है। अंततः फर्म को Q1 निर्गत स्तर पर हानि होगी। दीर्घकाल में एक फर्म को उत्पादन बंद कर देती है, उसे शून्य लाभ होता है। लाभ अधिकतमीकरण समस्या आरेख द्वारा प्रदर्शन। पिछले मामलों की अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए अल्पकाल में फर्म की लाभ अधिकतमीकरण समस्या को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि रेखाचित्र 4.6 में दर्शाया गया है। बाजार कीमत और निर्गत स्तर Q0। बाजार कीमत को P के रूप में दर्शाया गया है। बाजार कीमत को
अल्पकालिक सीमांत लागत के रूप में बराबर करके निर्गत स्तर Q0 प्राप्त किया जाता है। Q0 पर अल्पकालीन सीमांत लागत SMC की प्रवणता ऊपर की ओर जा रही और बाजार कीमत की औसत परिवर्ती लागत ABC से अधिक है। लाभ अधिकतमीकरण शर्तों का सत्यापन पिछली स्थितियों में चर्चा की गई सभी 3 शर्तें निर्गत स्तर Q0 पर होती हैं, जो फर्म के लिए लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर के रूप में Q0 की दृष्टि की पुष्टि करते हैं। Q0 पर संप्राप्ति लागत और लाभ विश्लेषण करें तो Q0 पर फर्म की कुल संप्राप्ति TR को आगत OPAQ0 के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी गणना कीमत गुणे मात्रा के रूप में की जाती है। Q0 पर फर्म की कुल लागत TC को आगत OEBQ0 के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी गणना अल्पकालीन औसत लागत और मात्रा के गुणनफल के रूप में की जाती है। Q0 पर फर्म द्वारा अर्जित लाभ आगत EPAB के क्षेत्रफल के बराबर है, जो कुल संप्राप्ति TR और कुल लागत GC को दर्शाने के क्षेत्रफल के बीच का अंतर है। एक फर्म का पूर्ति वक्र किसी फर्म की पूर्ति वह मात्रा है जो वह एक दी गई कीमत प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारकों की कीमत पर बेचने का निर्णय लेती है। पूर्ति सारणी वह तालिका है जो विभिन्न कीमतों पर प्रौद्योगिकी तथा कारकों की कीमतें स्थिर करने पर एक फर्म द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं का विवरण देती है। पूर्ति वक्र पूर्ति सारणी का आरेखीय प्रदर्शन है। यह निर्गत के उन स्तरों X अक्ष पर अंकित को दर्शाता है, जिसका संबंधित फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर Y अक्ष पर अंकित उत्पादन के लिए चयन करती है। इसमें प्रौद्योगिकी और उत्पादन कारकों की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं। अल्पकालीन और दीर्घकालिक पूर्ति वक्रों के बीच भेद करना। पूर्ति वक्र को अलग-अलग समयावधियों के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्ति वक्रों में विभाजित किया गया है। एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र किसी फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति रेखाचित्र 4.7 में दर्शाई गई है। इसे बाजार कीमत एवं शून्यतम औसत परिवर्ती लागत ABC के बीच संबंध के आधार पर 2 परिदृश्यों में विभाजित किया गया है। स्थिति 1, कीमत अधिक है न्यूनतम है अधिक या बराबर है न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत ABC से। इस परिदृश्य में बाजार कीमत जिसे P1 के रूप में दर्शाया गया है, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत ABC से अधिक या उससे बराबर है। व्युत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ में P1 को SMC वक्र के आरोही खंड पर अल्पकालिक सीमांत लागत SMC के साथ बराबर किया जाता है, जिससे निर्गत स्तर Q की पहचान होती है। यह देखा जा सकता है कि Q1 पर औसत परिवर्ती लागत ABC लाभ अधिकतमीकरण के लिए पिछली स्थितियों में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप बाजार कीमत P1 से अधिक नहीं है। अंततः P1 बाजार कीमत पर फर्म का अल्पकालिक निर्गत स्तर Q1 के रूप में स्थापित किया जाता है, जो अल्पकाल में लाभ अधिकतमीकरण के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। कीमत कम है न्यूनतम औसत स्थिति 2 में कीमत कम है न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत ABC से। इस परिदृश्य में बाजार कीमत जिसे P2 के रूप में दर्शाया गया है, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत ABC से कम है। विश्लेषण करें तो उपयुक्त स्थिति के अनुसार है लाभ अधिकतम करने वाली फर्मों के लिए अल्पकाल में सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करने के लिए P1 के रूप में बाजार कीमत उस निर्गत स्तर पर औसत परिवर्ती लागत ABC से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। हालांकि रेखाचित्र 4.7 से पता चलता है कि सभी
सभी सकारात्मक निर्गत स्तरों के लिए औसत परिवर्ती लागत ABC P2 से अधिक है, जिसका अर्थ है कि फर्म के लिए सकारात्मक निर्गत की पूर्ति करना संभव नहीं है। परिणामतः P2 बाजार कीमत पर फर्म शून्य निर्गत का विकल्प चुनती है। स्थिति 1 और स्थिति 2 का संयोजन करें तो दोनों स्थितियों को मिलाकर हम फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र न्यूनतम और औसत परिवर्ती लागत ABC के बराबर या उससे ऊपर अल्पकालीन कीमत वक्र पर का बढ़ता हुआ भाग होता है तथा न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत ABC से कम कभी कीमतों पर निर्गत शून्य होता है। चित्र 4.8 में मोटी रेखा फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र को दर्शाती है, जो अल्पकाल से बाजार कीमत, औसत परिवर्ती लागत ABC और फर्म के निर्गत स्तर के बीच व्युत्पन्न संबंध को समाहित करती है। एक फर्म का दीर्घकालिक पूर्ति वक्र किसी फर्म की दीर्घकालिक पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति चित्र 4.7 में दर्शाई गई है तथा इसे बाजार कीमत और न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC के बीच संबंध के आधार पर दो परिदृश्यों में विभाजित किया गया है। स्थिति एक कीमत अधिक या बराबर न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC। इस परिदृश्य में बाजार कीमत, जिसे P1 के रूप में दर्शाया गया है, न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC से अधिक या उसके बराबर है। व्युत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ में P1 की दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC वक्र के आरोही खंड पर दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC के साथ बराबर किया जाता है, जिससे निर्गत स्तर Q1 की पहचान होती है। यह देखा जा सकता है कि Q1 पर न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC बाजार कीमत P1 से अधिक नहीं है, जो लाभ अधिकतमीकरण के लिए पिछली चर्चाओं में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप है। स्थिति 1 का निष्कर्ष अंततः P1 बाजार कीमत पर फर्म का दीर्घकालिक निर्गत स्तर Q1 के रूप में स्थापित किया जाता है, जो दीर्घकालिक लाभ अधिकतमीकरण के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। किसी फर्म का दीर्घकालिक पूर्ति वक्र बाजार कीमत, दीर्घकालिक औसत लागत LRAC और दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC के बीच परस्पर क्रिया पर अत्यधिक निर्भर है। रेखाचित्र 4.9 में दिया गया आरेख व्युत्पत्ति प्रक्रिया और उस स्थिति को स्पष्ट रूप में समझने में सहायता करते हैं, जिसके तहत फर्म लंबे समय से अपना निर्गत स्तर तय करती है, विशेषतः जब न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC की तुलना में बाजार कीमत अनुकूल होती है। स्थिति 2 कीमत कम है न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत से। इस परिदृश्य में बाजार कीमत P2 के रूप में दर्शाया गया है। न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC से कम है। विश्लेषण करें तो पिछली चर्चाओं के अनुसार एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म के लिए दीर्घकालिक स्थिति में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करने के लिए बाजार कीमत P2 उस निर्गत स्तर पर दीर्घकालिक औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होनी चाहिए। हालांकि रेखाचित्र 4.9 में स्पष्ट है कि सभी सकारात्मक निर्गत स्तरों के लिए दीर्घकालिक औसत लागत P2 से स्पष्ट रूप में अधिक है। दूसरे शब्दों में यह स्थिति संभव नहीं है कि फर्म एक सकारात्मक निर्गत की पूर्ति करे। अंततः बाजार कीमत P2 पर फर्म शून्य निर्गत का विकल्प चुनती है। स्थिति 1 और स्थिति 2 का संयोजन, दो स्थितियों को मिलाकर हम फर्म के दीर्घकालिक पूर्ति वक्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
दीर्घकालिक और अल्पकालिक वक्र से संबंधित निष्कर्ष क्या है? फर्म का दीर्घकालिक पूर्ति वक्र न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC के बराबर यह उससे ऊपर दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC वक्र का बढ़ता हुआ भाग और तथा दीर्घकालिक औसत लागत LRAC से कम सभी कीमतों पर निर्गत शून्य होता है। 4.10 में मोटी रेखा फर्म की दीर्घकालिक पूर्ति वक्र को दर्शाती है, जो दीर्घकालिक बाजार कीमत, दीर्घकालिक औसत लागत LRAC और फर्म के निर्गत स्तर आउटपुट लेवल के बीच व्युत्पन्न संबंध को समाहित करती है। उत्पादन बंदी बिंदु मौजूदा बाजार कीमत और लागत की स्थिति के आधार पर निर्गत जारी रखने या इसे रोकने के फर्म के निर्णय को समझने में उत्पादन बंदी बिंदु की अवधारणा महत्वपूर्ण है। अल्पकालिक उत्पादन बंदी बिंदु अल्पकाल में एक फर्म तब तक उत्पादन करना जारी रखेगी जब तक बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत ABC से अधिक या उसके बराबर है। हम पूर्ति वक्र पर जब नीचे की ओर देखते हैं तो अंतिम कीमत निर्गत संयोजन द लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन है, जिस पर फर्म सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है। न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत बिंदु है, जहां अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र और औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है। इस विशेष बिंदु को फर्म का अल्पकालिक उत्पादन बंदी बिंदु कहा जाता है, जिसे आगे फर्म उत्पादन बंद कर देती है क्योंकि यह अव्यवहार हो जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु दीर्घकाल में उत्पादन बंदी बिंदु शिफ्ट हो जाता है और न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC वक्र द्वारा निर्धारित होता है। यह फर्म की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के आकलन को दर्शाता है, जब वह बाजार कीमत न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC से नीचे आने पर उत्पादन बंद कर देगी। मुख्य बातें: उत्पादन बंदी बिंदु इस बात का महत्वपूर्ण संकेत है कि कोई फर्म किस सीमा तक उत्पादन जारी रख सकता है, जो अलग अलग लागत संरचनाओं और बाजार स्थितियों के कारण अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भिन्न होता है। किसी फर्म के पूर्ति व्यवहार और विभिन्न समय अवधियों में बाजार कीमत के उतार चढ़ाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए उत्पादन बंदी बिंदु को समझना आवश्यक है। सामान्य लाभ और अलाभ बिंदु। सामान्य लाभ इसे किसी फर्म को उसके वर्तमान व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आवश्यक लाभ के न्यूनतम स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है। ये किसी फर्म की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य लाभ प्राप्त किए बिना किसी फर्म के अपने व्यवसाय को जारी रखने की संभावना नहीं है। सामान्य लाभ को फर्म की कुल लागत का एक हिस्सा माना जाता है, जो उद्यमशीलता की अवसर लागत का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित कोई भी लाभ अधिसामान्य लाभ कहलाता है। यह अतिरिक्त लाभ किसी फर्म के व्यवसाय को बनाए रखने से परे उसकी बढ़ी हुई लाभप्रदता को दर्शाता है। दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक लाभप्रदता। दीर्घकाल में दीर्घावधि में दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर देते हुए यदि कोई फर्म सामान्य लाभ से कुछ भी फर्म कम कमाती है तो वह उत्पादन बंद कर देगी। इसके विपरीत अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन जारी रख सकती है, भले ही लाभ सामान्य लाभ स्तर से कम हो, जो अल्पकालिक परिचालन लचीलेपन का संकेत देती है। लाभ अलाभ बिंदु पूर्ति वक्र का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां एक फर्म केवल सामान्य लाभ दर्शाती है, जहां न केवल लाभ होता है बल्कि और न ही हानि।
इसकी पहचान न्यूनतम औसत लागत के उस बिंदु से की जाती है जिस पर पूर्ति वक्र दीर्घकालिक औसत लागत वक्र यह अल्पकालिक परिदृश्य में अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। मुख्य बातें हैं कि किसी फर्म की वित्तीय स्थिति और स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए सामान्य लाभ और अधिमान्य लाभ की आवश्यकताओं को समझना आवश्यक है। लाभ बिंदु किसी फर्म की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने और अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों परिदृश्यों में इसकी व्यवसाय व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। इन अवधारणाओं को फर्म के पूर्ति वक्र पर ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है जो फर्म की लाभप्रदता संबंधी गतिकी की सचित्र जानकारी प्रदान करता है। लागत अवसल लागत अर्थशास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है जो किसी विशेष निर्णय के दौरान दूसरी सर्वोत्तम वैकल्पिक गतिविधि से होने वाले लाभ को दर्शाती है। अवसल लागत का चित्रण दिए गए परिदृश्य में आपके पास 1000 रुपये हैं जिसका चयन आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करने के लिए करते हैं। इस धनराशि में निम्न वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। शून्य रिटर्न के लिए इसे तिजोरी में रखें। 10% ब्याज पर अर्जित करने के लिए इसे बैंक 1 में जमा करें। 5% ब्याज अर्जित करने के बैंक 2 में जमा करें। अवसर लागत की गणना करें तो वैकल्पिक गतिविधियों से उच्चतम संभव लाभ 10% ब्याज है जो बैंक 1 में पैसा जमा करने से अर्जित किया जा सकता है। एक बार पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करने पर निर्णय लेने के बाद 10% ब्याज अर्जित करने का अवसर समाप्त हो जाता है। इसलिए पारिवारिक व्यवसाय में 1000 रुपये का निवेश करने की अवसर लागत ब्याज की राशि है जो बैंक 1 में अर्जित की जा सकती है। फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारित तत्व क्या हैं? एक फर्म का पूर्ति वक्र मूल रूप में उसे सीमांत लागत वक्र से जुड़ा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सीमांत लागत वक्र को प्रभावित करने वाले कारक बदले में पूर्ति वक्र को प्रभावित करेंगे जो निम्नलिखित है। प्रौद्योगिकी प्रगति दिए गए परिदृश्य में एक फर्म एक विशिष्ट वस्तु का उत्पादन करने के लिए निर्गत आउटपुट के दो कारकों पूंजी और श्रम का उपयोग करती है। संगठनात्मक नवाचार से उत्पादकता में वृद्धि होती है जहां पूंजी और श्रम के समान स्तर अब उत्पादन की अधिक इकाई उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यह नवाचार लागत की कम इकाई से फर्म को समान स्तर की निर्गत का उत्पादन करने में मदद करता है। सीमांत लागत का प्रभाव प्रौद्योगिकी प्रगति से निर्गत आउटपुट के किसी भी स्तर पर फर्म की सीमांत लागत कम होने की उम्मीद होती है। इसे सीमांत लागत MC वक्र के दाईं ओर या नीचे की ओर शिफ्ट द्वारा दर्शाया गया है। पूर्ति वक्र पर प्रभाव चूँकि पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का एक खंड है और अंत प्रौद्योगिकी प्रगति की पूर्ति वक्र दाईं ओर परिवर्तित हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप फर्म किसी भी बाजार कीमत पर और निर्गत की अधिक इकाई पूर्ति करने में सक्षम होती है। कीमतें किसी फर्म का पूर्ति वक्र उत्पादन में प्रयुक्त आगत की कीमतों से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है। आगत कीमतों में वृद्धि का प्रभाव किसी आगत जैसे कि श्रम की मजदूरी दर की कीमत में वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन लागत में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्गत आउटपुट के किसी भी स्तर पर फर्म की औसत लागत और सीमांत लागत में वृद्धि होती है। सीमांत लागत MC वक्र में परिवर्तन
सीमांत लागत में वृद्धि को ग्राफिक रूप में सीमांत लागत वक्र के दाईं ओर या ऊपर की ओर परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। पूर्ति वक्र में परिणामी परिवर्तन कॉन्सिक्वेंट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व सीमांत लागत वक्र में परिवर्तन के कारण फर्म का पूर्ति वक्र भी बाईं ओर परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि किसी भी बाजार की कीमत पर फर्म अब निर्गत कम इकाई की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रति वक्र पर इकाई कर का प्रभाव। इकाई कर वह कर है जो सरकार निर्गत आउटपुट की प्रति इकाई विक्रय पर लगाती है। उदाहरण के लिए 2 रुपए की इकाई पर इकाई का अर्थ है कि 10 इकाई के बेचने पर फर्म सरकार को कुल 20 रुपए का इकाई कर देती है। दीर्घकालिक सीमांत लागत और दीर्घकालिक औसत लागत का प्रभाव। इकाई पर लगाने से पहले हमें फर्म दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC 0 और सीमांत औसत लागत LRAC 0 पर कार्य करती है। सीमांत औसत कार्य करती है। रेखाचित्र 4.11 देखें। T रुपए प्रति इकाई कर लगाने के बाद दीर्घकालिक औसत लागत और दीर्घकालिक सीमांत लागत दोनों में निर्गत आउटपुट की प्रति इकाई में T रुपए की वृद्धि होती है, जो क्रम से दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC1 और दीर्घकालिक औसत लागत LRAC1 में परिवर्तित हो जाती है। दीर्घकालिक पूर्ति वक्र में परिवर्तन किसी फर्म का दीर्घकालिक पूर्ति वक्र न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC के बराबर और उससे ऊपर दीर्घकालिक सीमांत लागत LRMC वक्र के बढ़े हुए भाग से प्राप्त होता है। साथ ही न्यूनतम दीर्घकालिक औसत लागत LRAC के नीचे की सभी कीमतों के लिए निर्गत आउटपुट शून्य होता है। इकाई कर लगाने पर दीर्घकालिक पूर्ति वक्र बाईं ओर परिवर्तित हो जाता है, जिस रेखाचित्र 4.12 में S0 से S1 में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। इस परिवर्तन का तात्पर्य है कि किसी भी बाजार कीमत पर फर्म अब इकाई कर के निर्धारण के कारण निर्गत आउटपुट की कम इकाई की पूर्ति करती है। रेखाचित्र 4.11 और 4.12 में दर्शाए गए आरेख लागत वक्रों के ऊपर की ओर परिवर्तन और इकाई कर लगाने के बाद पूर्ति वक्र की बाईं ओर शिफ्ट को व्यक्त करता है, जो किसी फर्म की दीर्घकालिक लागत संरचना और पूर्ति व्यवहार पर कर के प्रभाव को दर्शाता है। बाजार पूर्ति वक्र पर निर्गत स्तर x अक्ष पर अंकित दर्शाता है, जिसका बाजार में सभी फर्में समवर्ती विभिन्न बाजार कीमतें y अक्ष पर अंकित पर सामूहिक रूप में उत्पादन करते हैं। बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति n फर्मों वाले बाजार में एक स्थिर बाजार कीमत P पर कुल निर्गत आउटपुट उस कीमत पर व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति का योग है। बाजार पूर्ति वक्र की ज्यामितीय रचना को अलग अलग लागत संरचनाओं वाली 2 फर्मों के साथ चित्रित किया जा सकता है। T1 और फर्म 1 और फर्म 2 की अलग अलग सीमा कीमतें थ्रेशोल्ड प्राइस हैं, जिसके नीचे के उत्पादन नहीं करेंगी, जिसे क्रम से P1 और P2 के रूप में दर्शाया गया है, जहां दो से अधिक P1 2 से अधिक P2 से अधिक
2 अधिक है P2 से और P2 अधिक है P1 से, जैसा कि रेखाचित्र 4.13 में दर्शाया गया है। पैनल ए और बी क्रम से फर्म 1 S1 और फर्म 2 S2 की पूर्ति वक्र दर्शाते हैं। पैनल सी दोनों फर्मों के पूर्ति वक्र को क्षैतिज रूप में जोड़कर प्राप्त बाजार पूर्ति वक्र SM को दर्शाता है। जब बाजार कीमतें P1 से नीचे होती हैं तो कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करती है। अंततः बाजार पूर्ति शून्य है। कीमत P1 और P2 के मध्य केवल फर्म 1 ही उत्पादन करती है, जिसे बाजार पूर्ति वक्र S1 से मेल खाती है। P2 के बराबर या उससे ऊपर की कीमतों पर दोनों फर्में उत्पादन करती हैं और बाजार पूर्ति उनकी अलग अलग पूर्तियों के योग के बराबर है। बाजार पूर्ति वक्र फर्मों की एक स्थिर संख्या मानते हुए प्राप्त किया जाता है। फर्मों की संख्या में परिवर्तन बाजार पूर्ति वक्र को शिफ्ट कर देता है। फर्मों की संख्या में वृद्धि इसे दाईं ओर, जबकि फर्मों की संख्या में कमी इसे बाईं ओर खिसका देती है। ग्राफिक विश्लेषण के पूरक के रूप में एक संख्यात्मक उदाहरण का उल्लेख दिया गया है, जो इस प्रकार है। S1P बराबर Q अनुपात P 10 से कम है, P माइनस 10 अनुपात P 10 से अधिक के बराबर। ध्यान दीजिए कि S1P इंगित करता है कि 1 यदि बाजार कीमत P 10 से स्पष्ट रूप में कम है तो फर्म 1 0 निर्गत का उत्पादन करती है, तथा 2 यदि बाजार कीमत P 10 से अधिक अथवा उसके बराबर है तो फर्म 1 P 10 निर्गत का उत्पादन करती है। मान लीजिए कि फर्म 2 का पूर्ति वक्र निम्नतम S2P बराबर 0 अनुपात P 15 से कम, P माइनस 15 अनुपात P 15 से अधिक के बराबर। S2P का निर्वचन S1P के निर्वचन के समान है, अंततः इसे छोड़ दिया गया है। अब बाजार पूर्ति वक्र SMP सरल रूप में दोनों फर्मों की पूर्ति वक्रों का योग। दूसरे शब्दों में कहें तो SMP बराबर S1P प्लस S2P। परंतु इससे अभिप्राय है कि SMP निम्नवत है। SMP बराबर 0 अनुपात P 10 से कम है, P माइनस 10 अनुपात P 10 से अधिक है, तथा P 10 से कम है 15 से कम है। P माइनस 10 प्लस P माइनस 15 बराबर P2 माइनस 25 अनुपात P अधिक है या बराबर है 15 से। पूर्ति की कीमत लोच। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तनों के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा की अनुक्रियाशीलता को मापती है। अधिक स्पष्ट रूप में पूर्ति की कीमत लोच, जिसे ES द्वारा दर्शाया गया है, निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। जब पूर्ति वक्र लंबवत होता है तो कीमत के प्रतिपूर्ति पूरी तरह से असंवेदनशील होती है। पूर्ति की लोच शून्य होती है। अन्य स्थितियों में जब पूर्ति वक्र सकारात्मक प्रवणता वाला होता है तो कीमत में वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूर्ति की लोचनी धनात्मक होती है। मांग की कीमत लोच एक समान पूर्ति की कीमत लोच भी इकाई से स्वतंत्र होती है। पूर्ति की कीमत लोच ES बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर डेल्टा Q बटे Q गुणे 100 बटे
डेल्टा पी बटे पी गुणे 100 बराबर क्यू डेल्टा क्यू बटे पी गुणे पी बटे डेल्टा पी। यहाँ डेल्टा क्यू बाजार में आपूर्ति वस्तुओं की मात्रा जब बाजार में कीमत में डेल्टा पी के बराबर होता है। ज्यामिति विधि का उपयोग सीधी रेखा पूर्ति वक्र पर पूर्ति की कीमत लोच का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र 4.14 में 3 अलग अलग पैनल ए बी सी के माध्यम से इस अवधारणा को समझाया गया है, जो प्रत्येक पूर्ति वक्र के विभिन्न परिदृश्य और वक्र पर बिंदु एस से संबंधित कीमत लोचनीयता को दर्शाता है। पैनल ए का विश्लेषण करें तो एक सीधी रेखा पूर्ति वक्र दर्शाती है जो कीमत अक्ष को उसके घनात्मक भाग पर काटता है, और जब हम सीधी रेखा को बढ़ाते हैं यह मात्रा अक्ष को एम बिंदु पर काटता है जो इसके ऋणात्मक जो इसके घनात्मक भाग पर काटता है। जब हम सीधी रेखा को बढ़ाते हैं यह मात्रा अक्ष में एम बिंदु पर काटता है जिससे काटता है जो इसके ऋणात्मक भाग पर है। पूर्ति वक्र पर बिंदु एस का विश्लेषण कीमत लोच के लिए किया जाता है, जिसकी गणना अनुपात MQ0 बटे OQ0 के रूप में की जाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि MQ0 अधिक है OQ0 से, जिसके परिणाम स्वरूप इस पूर्ति वक्र पर किसी भी बिंदु पर कीमत लोच 1 से अधिक होती है। पैनल बी का विश्लेषण जब पैनल में पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है, जिसका अर्थ है कि बिंदु एम और बिंदु एम तथा मूल बिंदु एक ही है, जिससे MQ0 बराबर OQ0 है। बिंदु एस पर कीमत लोच OQ0 और बटे OQ0 बराबर 1 है। यह दर्शाता है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर कीमत लोचनीयता 1 होगी। पैनल सी का विश्लेषण करें तो हम सीधी रेखा पूर्ति वक्र को लेते हैं। उस बिंदु पर एस एक बिंदु है। यह मात्रा अक्ष को बिंदु एम पर काटता है, जो उसके घनात्मक भाग पर है। पुनः बिंदु एस पर कीमत लोच MQ बटे OQ0 के अनुपात से प्राप्त होती है, लेकिन जब MQ0 OQ0 से कम की कीमत लोचनीयता ES 1 से कम होती है। यह इस पूर्ति वक्र पर किसी भी बिंदु S के लिए सत्य है, जो सभी बिंदुओं की कीमत लोचनीयता 1 से कम दर्शाता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो इस अध्याय में हम फर्म के लाभ अधिकमीकरण व्यवहार और अल्पावधि एवं दीर्घावधि में पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति पर चर्चा की है, जिससे अल्पावधि में औसत परिवर्ती लागत ABC और दीर्घावधि में औसत लागत AC को शामिल करने वाली बाजार कीमत के महत्व पर जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी प्रगति और लागत कीमत जैसे कारकों को सीमांत लागत MC वक्र और उसके परिणामस्वरूप पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारकों के रूप में पहचाना गया था। बाजार पूर्ति वक्र की चर्चा अलग अलग फर्मों के पूर्ति वक्र के एकत्रीकरण के रूप में की गई है, जो बाजार में फर्मों की संख्या में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। अवसर लागत सामान्य और अधिसामान्य लाभ अलाभ बिंदु तथा उत्पादन बंदी बिंदु की अवधारणाओं को भी स्पष्ट किया गया है, जिससे फर्म और बाजार की परिचालनात्मक गतिविधि की जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो संप्राप्ति यह वह धन है जो सामान्य व्यावसायिक कार्यों से उत्पन्न होता है। इसकी गणना और औसत कीमत बाजार
बाजार व बाजार व बेची गई वस्तुओं की संख्या से गुणा करके की जाती है। कीमत तंत्र, इसका अभिप्राय उस तंत्र से है जहाँ मांग और पूर्ति की शक्तियाँ वस्तुओं की कीमतें और उनमें होने वाले परिवर्तनों को निर्धारित करती हैं। कुल संप्राप्ति यह वह धनराशि है जो एक व्यवसाय मुख्य गतिविधियों, मुख्य रूप से विक्रय या सेवाओं से उत्पन्न करता है। औसत संप्राप्ति AR, औसत संप्राप्ति को निर्गत की प्रति इकाई पर कुल राजस्व के रूप में परिभाषित किया गया है। सीमांत लागत MR, सीमांत संप्राप्ति निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर कुल राजस्व की पूर्ति है। सीमांत लागत MC है, यह किसी वस्तु या सेवा की एक और इकाई की निर्गत की अतिरिक्त लागत है। लाभ अधिकतमीकरण, इसका अर्थ है कि सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत को बराबर करने के लिए उचित रणनीति का उपयोग करके व्यावसायिक फर्मों द्वारा लाभ में वृद्धि। लाभ क्या है? इसका तात्पर्य व्यय है लेखा जोखा करने के बाद बचे हुए संप्राप्ति से है। फर्म की पूर्ति, एक फर्म की पूर्ति का अभिप्राय उस मात्रा से है जिसे वह प्रौद्योगिकी और निर्गत कारकों की कीमतों को दर्शाते हुए एक निर्दिष्ट कीमत पर बेचने का विकल्प चुनती है। औसत लागत, यह निर्गत की प्रति इकाई लागत है। इसकी गणना निर्गत की कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। कीमत लोचनीयता, यह मापता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर लोग कितनी और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।